दरवाजे की कुंडी लगाकर इस्माइल किरण को कमरे में ले आया। बैठें। उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। किरण खामोशी से बैठ गई। मेरा ख्याल है पहले मैं चाय बना लूं। वो जल्दी से बोली, नहीं भैया, चाय मैं हिना के यहाँ पी कर आई हूँ। इस्माइल ने इसरार करना मुनासिब न समझा और उसके सामने चारपाई पर बैठते हुए पूछा, जी बहन, अब बताएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। वो बोली, आप मेरी क्या खिदमत करेंगे? अपनी हिना साहिबा की ही कर लें तो बड़ी बात है। इस्माइल के शराफत भरे अंदाज ने किरण की शोखी लौटा दी थी। वो बोला, मैं समझा नहीं बहन। किरण के अंदाज से इस्माइल को ये अंदाजा लगाने में देर न हुई कि वो हिना की कोई करीबी सहेली है। वैसे भी उसका इस्माइल शाह को अकेले मिलने के लिए चले आना जाहिर करता था कि वो इस्माइल और हिना के ताल्लुकात को बहुत करीब से जानती है। वो बोली, शाह साहब, बात यह है कि आपकी हिना बीबी सारी रात नहीं सो सकी है और उसने मुझे आपके पास ये पैगाम दे के भेजा है कि आखिर आपने अपना मोबाइल क्यों ऑफ रखा हुआ है। इस्माइल से कोई जवाब न बन पड़ा। बोला, वो बस यूं ही। वो बोली, चाहे आपके ये बस यूं ही से किसी पर कुछ भी गुजर जाए। इस्माइल ने कहा, वो खुद क्यों नहीं आई? किरण बोली, उसे खौफ था कि कोई उसका पीछा करके आपका ठिकाना मालूम कर सकता है। इस्माइल ने कहा, क्या मतलब? उसकी निगरानी भला कौन करेगा? किरण बोली, उसका डैडी उसकी छोटी से छोटी हरकत पर भी नजर रखता है। इस्माइल ने कहा, पर वो तो खुफिया पुलिस की कैद में था। किरण ने उसका फिक्रा मुकम्मल किया। वो रिहा होकर वापस आ गया है। इस्माइल ने हैरानी से कहा, क्या इतनी जल्दी? वो बोली, हाँ भाई, अंकल के ताल्लुकात का दायरा बहुत वसी है। वो असल बात गोल कर गई। इस्माइल ने पूछा, आपका नाम किरण है ना? वो बोली, जी भाई। इस्माइल ने कहा, तो किरण बहन, बात यह है कि अपनी सहेली को बता देना कि मैं उससे कोई ताल्लुक और कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उसे कहना हमारे दरमियान जो कुछ हुआ उसे एक भयानक या सुनहरी ख्वाब समझकर भुला दे। वो हमारी बेवकूफी या कम अकली थी कि हमने एक दूसरे की जानिब कदम बढ़ाए थे, ये जानते हुए भी कि हमारा मिलाप नदी के दो किनारों की मानिंद नामुमकिन है। किरण बोली, वाह क्या बात है। उसके लहजे में तंज की गहरी काट थी। तुम्हारे लिए ये खेल तमाशा होगा। एक भोली भाली लड़की को सुहाने सपने दिखाकर अब शाह साहब फरमा रहे हैं कि वो ये सब भूल जाए। जिस वक्त ये सब कुछ शुरू कर रहे थे उस वक्त आपको ये ख्याल क्यों नहीं आया? क्या आप नहीं जानते थे कि वो दुश्मन की बेटी है? अब जबकि वो इतना आगे बढ़ चुकी है तो मोहब्बत आपको बेवकूफी नजर आने लगी। वो औरत जात है जनाब जिसका खमीर ही वफा से उठा है, जो अपने मर्द के साथ सती हो जाती है मगर उसका साथ नहीं छोड़ती। और फिर है ना, उसको तो मैं बचपन से जानती हूँ। बाप के अलावा आप पहले मर्द हैं जिसे उसने नजर भर कर देखा है। वो कोई बाजारी लड़की नहीं है कि आज आपकी आगोश में तो कल किसी और के पास। इस्माइल ने जख्मी नजरों से किरण की तरफ देखा। बहन, आपको सारी बात का पता तो है? वो बोली, हाँ, हिना की एक एक बात का पता है। इस्माइल बोला, फिर आपको अच्छी तरह पता होगा कि पहल किसकी तरफ से हुई है और ये भी कि मैंने कब उसे सुहाने सपने दिखाए हैं। वो बोली, ठीक है, पहल उसकी तरफ से हुई मगर आपने भी तो हौसला अफजाई की है। इस्माइल बोला, कभी नहीं बहन, कभी नहीं। मैंने हमेशा उसकी हौसला शिकनी की है क्योंकि मैं जानता हूँ वो कंवल है और मैं कीचड़। वो बहार का खुशगवार झोंका है और मैं सहरा की तपती लू। वो फूलों की सेज के लिए बनी है और मेरे पास कांटों का बिस्तर है। वो इस काबिल है कि किसी सल्तनत की शहजादी हो और मेरी हैसियत एक गुलाम जितनी भी नहीं है। और फिर सबसे बढ़कर हमारे दरमियान उसके वालिद की सूरत में मजबूत दीवार मौजूद है जो मेरे नजदीक दुनिया का मखजूब तरीन शख्स है, जबकि उसके लिए वो सर का साहिबान और प्यारा पापा है। ये सब जानते हुए मैं कैसे उसे उस रास्ते पर घसीट सकता हूँ जो तबाही की तरफ जाने वाला हो। हाँ, इतना मुजरिम मैं वाकई हूँ कि तन्हाई के लम्हात में उस जैसी दिलकश लड़की की पेशकदमी ने मेरे इरादों को मुतजलजल कर दिया और ना चाहते हुए भी मुझे अपनी मोहब्बत जाहिर करना पड़ी। इसी तरह इस बात में भी कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं कि वो इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, सबसे प्यारी है। उसका साथ मेरी रूखी और बेरौनक जिंदगी में जीने की उमंग पैदा करता है। लेकिन अफसोस सद अफसोस मैं अपने मकसद से नहीं हट सकता। मैं अपने वालिदैन के कातिल और बहन की बेहुरमती करने वालों को किसी सूरत मुआफ नहीं कर सकता। मेरा ज़र्फ इतना नहीं है। अब बताओ बहन, उससे दूर न भागूं तो क्या करूं? कल को जब मैं उसके वालिद की हलाकत का बायस बनूंगा तो वो मुझे किस निगाह से देखेगी? क्या मैं उसकी नफरत सह पाऊंगा? क्या उसके आंसू देख सकूंगा? इससे बेहतर ये नहीं कि मैं अभी से उससे जुदा हो जाऊं, गैर बन जाऊं। इस्माइल शाह जैसे उसे कई मिल जाएंगे, बल्कि इस्माइल शाह से कई गुना खूबसूरत, दौलतमंद और चाहने वाले। और फिर ये भी तो है कि इस तरह वो अपने वालिद के कातिल के खिलाफ कानूनी चाराजोई भी तो आसानी से कर सकेगी। इस्माइल शाह के लहजे की सदाकत और आंखों में उभरने वाली नमी ने किरण को मबहूत कर दिया था। उस वक्त उसे हिना से रश्क महसूस हुआ। गो हिना करोड़ों में एक थी मगर एक लड़की की नजर से देखने पे उसे इस्माइल शाह भी उससे कम नजर न आया। मगर जो गोरख धंधा इस्माइल ने बयान किया था उसका हल उसकी समझ से बाहर था। आप दोनों ये शहर छोड़कर कहीं और चले जाएं, यहाँ से बहुत दूर। मैं हिना को इस बात पर राजी कर लूंगी। किरण ने नादानिस्तगी में हिना की मनचाही ख्वाहिश जाहिर की।
इस्माइल बोला, बहन कहने को ये आसान बात है, मगर ये कैसे हो सकता है कि उसके वालिदैन जिंदा हों और वो उनसे हमेशा हमेशा के लिए कतई ताल्लुक कर ले। कभी तो ऐसा होगा कि वालिदैन की मोहब्बत उसे वापसी का सोचने पर मजबूर कर देगी। फिर ये भी तो सोचो कि हम इंसान हैं और अज़दवाजी जिंदगी में ऊंच नीच होना एक फितरी बात है कि आपस के झगड़े उसे वापसी की राह नहीं दिखाएंगे। इसी तरह मैं सारी जिंदगी ये ताना कैसे सहूंगा कि अपनी मोहब्बत के हुसूल के लिए मैंने वालिदैन के कातिल को माफ कर दिया, अपनी आंखों के सामने लुटती बहन के मुजरिम को छोड़ दिया। नहीं बहन नहीं, वो चलती फिरती लाश तो हो सकती है, इस्माइल शाह नहीं हो सकता। किरण के जहन में बरसों पहले सुना शेर गूंजा जो इस सूरत हाल पर मुंतबिक होता था। हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। वो गलत बहस की शुरुआत कर बैठी थी, एक लाजनहल मसला छेड़ बैठी थी। हालांकि हिना ने उसे एक मुख्तसर सा पैगाम देने के लिए भेजा था। इतनी देर इस्माइल से गुफ्तगू के बाद हर किस्म के अंदेशे दम तोड़ चुके थे। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो उसे बरसों से जानती हो, और उसी बात ने उसे हिना के मसले की बाबत दरियाफ्त का हौसला दिया। उसने सफाई से मौजू बदला, भैया एक बात पूछ सकती हूँ? वो बोला, बहनें भाइयों से हर किस्म की बात पूछ सकती हैं, और फिर आप तो हिना की सहेली हैं, आपको तो दुगना हक हासिल है। वो बोली, थैंक्स भाई। पूछना ये था कि इंस्पेक्टर हुक्मदाद आपके हाथों से कत्ल हुआ है ना? इस्माइल मुख्तसरन बोला, जी। मगर वो अपने लहजे की हैरानी नहीं छुपा सका था। किरण बोली, उसके कत्ल की वजह गालिबन? वो बोला, गालिबन नहीं, यकीनन मेरी बर्बादी में वो फाजिल खान के साथ बराबर का शरीक था। किरण ने कहा, उसने थाने में आप पर तशद्दुद भी तो किया था ना? इस्माइल ने कहा, बहुत ज्यादा। उसे गैर इंसानी सलूक कहो तो मुनासिब रहेगा, यहाँ तक कि मैं अपनी वालिदा का कत्ल अपने सर लेने पर मजबूर हो गया था। किरण मोहतात अल्फाज में मुस्तफसिर हुई, क्या उसने आपको जिस्मानी तौर पर कोई ऐसा नुकसान पहुंचाया जिसकी तलाफी ना हो सकती हो? इस्माइल बोला, मैं समझा नहीं। किरण बोली, मेरा मतलब है आपको कोई ऐसा नुकसान जिससे आपके मुस्तकबिल यानी अज़दवाजी जिंदगी पर कोई बुरा असर पड़े। किरण को समझ नहीं आ रही थी कि अपनी बात की वजाहत कैसे करे। इस्माइल भी उलझ गया, मैं समझ नहीं पा रहा। वो बोली, अच्छा छोड़ें, ये बताएं हिना से आज रात बात करेंगे या नहीं? किरण को इससे ज्यादा वजाहत की जरूरत न हुई। इस्माइल ने कहा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं मगर वजाहत नहीं कर पा रही। उसने दोबारा हिम्मत बांधते हुए पूछा, बात भैया कुछ मायूब सी है, लेकिन मैंने अंकल से सुना है कि थानेदार हुक्मदाद ने आपको अज़दवाजी जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं छोड़ा। इस्माइल ने कहा, मैं अब भी नहीं समझा कि आप क्या पूछना चाह रही हैं। जहाँ तक अज़दवाजी जिंदगी का ताल्लुक है तो मैं शादीशुदा रह चुका हूँ। अलबत्ता मेरी बीवी शादी के चंद दिन बाद ही कत्ल हो गई थी, लेकिन जितने दिन मेरे पास रही मुतमईन और खुशखुरम रही थी। उसे मुझसे कोई ऐसी शिकायत नहीं थी जिसके बलबूते पर कतई ताल्लुक करने पर मजबूर हो सकती। किरण बोली, भाई अंकल कह रहे थे कि थानेदार ने आपको औरत के काबिल नहीं छोड़ा। ये बात कहते हुए किरण का चेहरा हया आलूद सुर्खी से तमतमाने लगा और उसकी नजरें फर्श पर गड़ गईं। इस्माइल ने कहा, सच कहो, यही बात पूछने के लिए हिना ने भेजा है ना? यकदम इस्माइल को सारी बात की वजाहत हो गई और वो समझ गया कि किरण की आमद का मकसद क्या है। वो बोली, नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं जो आप समझ रहे हैं। इस्माइल के अंदाज ने उसे बौखला दिया। बोला, क्या समझ रहा हूँ मैं? उससे कोई बात न बन पड़ी, मेरा मतलब कि वो गड़बड़ा गई थी। इस्माइल बोला, अच्छा उसे कहना कि तन्हाई में किसी लड़की की इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना ना मर्दी की अलामत नहीं, बल्कि सोचा जाए तो असल मर्दानगी यही है, और किसी कमजोर लड़की पर दस्त दराजी घटिया और कमजर्फ शख्स की अलामत है। किरण बोली, भैया आप हिना से बदजन हो गए हैं, आप नहीं जानते कि वो आपको कितना चाहती है। किरण ने अपनी सहेली का दामन साफ करना चाहा। इस्माइल बोला, अगर पहले पता नहीं था तो अब जान गया हूँ। किरण बोली, अच्छा भैया मैं आपको सारी सूरत हाल बताती हूँ। ये कहते हुए उसने मजबूरन सारी बात मिन्नोअन उसके सामने दोहरा दी। वो नहीं चाहती थी कि इस्माइल उसकी वजह से हिना से बदजन हो जाए। आखिर में वो कह रही थी, भैया वो तो आपको इतना चाहती है कि मुझे कह रही थी कि अगर आपके मुताल्लिक उसके बाप की कही गई बात हकीकत भी हुई तब भी वो सिर्फ आपसे ही शादी करेगी। इस्माइल ने कहा, बहन मेरा ख्याल है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया है और अब शाम की अजान हो रही है, आपका यहाँ मजीद ठहरना मुनासिब नहीं लगता। इस्माइल ने उसकी बात पे किसी भी किस्म का तबसरा करने से गुरेज किया। यूं भी उसके नजदीक हिना की मोहब्बत किसी सफाई की मोहताज नहीं थी। मगरिब की अजान की आवाज किरण के कानों में भी पड़ चुकी थी। इस्माइल अगर ये न भी कहता तब भी वो उठने का इरादा कर चुकी थी। बोली, सही कहा भैया, मुझे अब चलना चाहिए, बस ये बता दो कि हिना को क्या जवाब दूं। इस्माइल बोला, वो सारी गुफ्तगू अच्छी तरह सुन और समझ चुकी है। इस्माइल ने उसके हाथ में पकड़े मोबाइल की जानिब इशारा करते हुए कहा, जो दौरान गुफ्तगू उसने छोटी मेज पर रखते हुए मेज इस्माइल शाह की तरफ खिसका दी थी। किरण के चेहरे पर खजालत भरे तासुरात नमूदार हुए और वो बौखलाते हुए बोली, मेरा मतलब था मोबाइल ऑन करोगे या नहीं? इस्माइल बोला, नहीं, और कल तक यहाँ से भी कहीं और शिफ्ट हो रहा हूँ। वो बैरूनी दरवाजे
दरवाजे के करीब पहुंच गए थे। किरण ने कदम रोकते हुए पूछा, भैया एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? वो बोला, शायद नहीं। किरण ने कहा, अगर आपका यही बर्ताव रहा तो जल्द ही सुन लोगे कि फाजिल खान की एक बेटी होती थी जिसका नाम हिना फाजिल अली खान था। वैसे इंतकाम लेने का ये तरीका काफी मुनफरिद और अच्छा है। वो क्या कहते हैं, खंजर पे कोई दाग ना दामन पे कोई छींट, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो। ये कहते हुए वो इस्माइल का जवाब सुने बगैर बाहर निकल गई। उसकी कार करीब ही पार्क थी। कार में बैठते ही उसने मोबाइल कान से लगाते हुए कहा, तुमने सब कुछ सुन लिया होगा मिस मुसीबते? वो बोली, हाँ, लेकिन अब ऐसा करो, वापस जाकर एक छोटा सा पैगाम शाहजी को दे दो, कहना कि उसे यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं और वो अपना मोबाइल भी ऑन रख सकता है। ना तो मैं इस जगह का पता किसी को बताऊंगी और ना यहाँ आने की जहमत करूंगी। इसी तरह उसे कॉल भी नहीं करूंगी। जब उसको मेरी जरूरत नहीं है और वो मुझे अपनी राह का पत्थर समझता है तो आज से मैं भी उसके लिए मर गई। किरण बोली, ठीक है, ये भी कह देती हूँ, लेकिन बाद में मुझे मुर्दे इल्जाम मत ठहराना। हिना बोली, नहीं ठहराती। उसके लहजे में एक अज़्म था। शायद इस्माइल के बार बार जान छुड़ाने की बात ने उसकी अना को मजरूह किया था। किरण एक मर्तबा फिर क्वार्टर के दरवाजे की तरफ बढ़ी और हल्के से दरवाजा खटखटाया जो फौरन खुल गया। शायद इस्माइल दरवाजे पर ही खड़ा था। किरण को उसकी मुस्तैदी पर हैरानी हुई। आप शायद दरवाजे पर ही खड़े थे। किरण के लहजे में हैरानी थी। वो बोला, हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि अगर वो सारी बातें सुन रही थी तो जरूर कोई जवाब भी देगी। क्या कहा है उसने? इस्माइल के इस्तफसार ने उसकी तमहीदी मुश्किल हल कर दी थी। किरण बोली, कह रही है आपको ना तो ठिकाना बदली करने की जरूरत है और ना ही मोबाइल ऑफ रखने की जरूरत है। आप ये समझें कि हिना नाम की कोई लड़की आपको जानती ही नहीं और ना ही आपके ठिकाने से वाकिफ है। आप बेधड़क यहाँ रह सकते हैं। अगर आपके पीछे कोई यहाँ तक पहुँच गया तो वो आपकी किसी अपनी गलती की वजह से पहुँचेगा। ये कहकर किरण वापस मुड़ गई। इस्माइल भी दरवाजा बंद करके कमरे की तरफ बढ़ गया। उसकी जिंदगी का एक अहम बाब बंद हो गया था। हिना के बगैर जीने का तसव्वुर ही गिरा था, मगर उसने भी दिल में तहिया कर लिया था कि फाजिल खान को कैफर किरदार तक पहुंचाते ही गिरफ्तारी दे देगा, क्योंकि फांसी का फंदा ही उसे हिना की जानलेवा यादों से मुक्ति दिला सकता था। तो आपको घर में आराम नहीं आ रहा था। आतिफ शहजादी से मुखातिब था जो निकाब ओढ़े अपने शौहर के हमरा उसके ऑफिस में मौजूद थी। वो बोली, आतिफ भाई, इनका कराची में काम था, सोचा मेरी भी जरा आउटिंग हो जाएगी और इसके साथ आपसे मुलाकात भी कर लूंगी। रिवायती बीवियों की तरह उसने अपने शौहर का नाम लेना गवारा न किया। आतिफ ने कहा, वैसे इन्होंने आपको पहचाना कैसे? कहीं गलती से आपने निकाब तो नहीं उल्टा था? वो बोली, नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं। आतिफ ने कहा, कोई ऐसी आदत जिससे आपको निकाब में पहचाना जा सकता हो? उसने नफी में सर हिलाया नहीं। आतिफ ने पूछा, फिर उन्होंने कैसे पहचाना? वो बोली, शायद मेरे शौहर की वजह से। आतिफ ने कहा, क्या वो तनवीर को जानते हैं? इस बार तनवीर ने जवाब दिया, भैया कभी वास्ता तो नहीं पड़ा। आतिफ ने कहा, मेरा ख्याल है यही बात हुई होगी। बहरहाल अब यूं है कि फिलहाल चंद दिन तो आप मुझे मेजबानी का मौका दें। इस दौरान हम इनके साथियों को गिरफ्तार कर लेंगे, फिर कराची में खूब घूम लेना और आइंदा अगर आना हो तो इससे पहले मुझे फोन करके हालात की आगाही लेना। आपके पुराने करम फरमा इतनी आसानी से आपको नहीं भुला सकते। शहजादी ने इस बात में सर हिलाया, ठीक है भाई। और इससे पहले कि आतिफ मजीद कुछ कहता, उसके मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर नजर डालने पे उसे नामालूम नंबर नजर आया। जी, उसे हिना की आवाज सुनाई दी, भैया मैं हूँ। आतिफ बोला, छोटी तुम वापस आ गई हो? वो बोली, जी भैया मैं कल वापस आ गई थी। आतिफ ने कहा, और इत्तला अभी दे रही हो? आतिफ का लहजा शिकायत लिए हुए था। वो बोली, भैया मेरा मोबाइल अगवा करने वाले खबीसों ने छीन लिया था, नया कनेक्शन लिया है और फिर आपका नंबर भी तो मोबाइल के साथ चला गया, बड़ी मुश्किल से डायरी में लिखा मिला है। आतिफ ने कहा, अच्छा ठीक है, फिलहाल आराम करो, मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, फारिग होकर कॉल करता हूँ। वो बोली, नहीं भैया आप फिलफौर मेरे पास पहुँचे। आतिफ ने कहा, छोटी मैं मसरूफ हूँ और फिर टाइम देखो, इशा की अजानें होने को हैं। वो बोली, भैया कोई मसरूफियत नहीं, बाकी रात भर मुझे यूं भी नींद नहीं आती, और कॉल डिस्कनेक्ट कर दें, खुदा हाफिज। आतिफ हंसते हुए बोला, तो क्या तुम फोन बंद नहीं कर सकती? वो बोली, अम्मी जान कहती हैं कि बड़ों से फोन पे बातचीत करते हुए राब्ता खुद मुनक़ता न किया करो। आतिफ ने एक मर्तबा फिर जान छुड़ाने की कोशिश की, अच्छा अगर नींद नहीं आती तो फिर चंद घंटों तक पहुंच जाता हूँ। वो बोली, भैया ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा और बस कुछ नहीं सुनना, खुदा हाफिज। आतिफ बोला, छोटी बात तो सुनो, और हिना उसी लय में कहती रही, भैया खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ। ये कहकर आतिफ ने राब्ता मुनक़ता किया। शहजादी और तनवीर उसी की तरफ मुतवज्जे थे। आतिफ ने कहा, फिर आप लोग खाना खाएं और आराम करें, सुबह गपशप करेंगे। शहजादी बोली, ठीक है भाई। आतिफ ने फोन उठाकर मुलाजिम को उन दोनों के बारे में जरूरी हिदायत दी और फिर फोन रखता हुआ बोला, अभी
अभी मुलाजिम आपको आरामगाह दिखा देता है। शहजादी के अस्बात में सर हिलाने पर वो ऑफिस से निकल आया और बमुश्किल अपनी गाड़ी तक पहुंचा था कि उसे राजा ज़ीशान तेज कदमों से अपनी समताता दिखाई दिया। सर रणधीर ने जबान खोल दी है। करीब आकर वो बगैर किसी तमहीद के बोला। आतिफ ने पूछा, कितने आदमियों के ठिकाने पता चले हैं? ज़ीशान बोला, मेजर रोहित और उसके अपने ठिकाने के अलावा 4 मजीद ठिकानों का बताया है। 2 ठिकानों पर 2-2 आदमी हैं, बाकी 2 में 1-1। आतिफ ने कहा, ठीक है, 5 मिनट में तमाम को कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा करो, हम अभी चल रहे हैं। जाने का इरादा मौखर करके वो कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गया। तमाम के पहुंचते ही उसने 3-3 आदमियों के ग्रुप तश्कील देकर हर ग्रुप को एक ठिकाने की जिम्मेदारी सौंपी। मेजर रोहित का ठिकाना फाजिल खान की कोठी की जानिब था। वो अपने लिए मुंतखब करता हुआ वो बोला, मैं, नजर और अशफाक मेजर रोहित की रिहाइश गाह की तरफ जाएंगे। वायरलेस पे मिलाप रखना, आउट ऑफ रेंज होने की सूरत में मुतबादिल जरिए के तौर पर मोबाइल इस्तेमाल करना। किसी की कोई बात। तमाम बैक जबान बोले, नहीं सर। आतिफ ने कहा, चलो फिर, टाइम कम है, और तमाम कॉन्फ्रेंस रूम से निकलकर पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की तरफ बढ़ गए। मेजर रोहित की रिहाइश की तलाशी लेकर वहां से मिलने वाला सामान उसने अशफाक के हवाले करते हुए कहा, ये सामान गेस्ट हाउस ले जाओ और नजर तुम इस जगह की निगरानी करते रहो। अगर कोई यहाँ आए तो पीछा करने पर इक्तिफा करना है, उस पे हाथ डालने की जरूरत नहीं। दोनों के अस्बात में सर हिलाने पर वो कार में बैठा और वहां से निकल आया। उसकी कार का रुख हिना के घर की तरफ था। ठिकानों की निस्बत से उसने कुल 6 पार्टियां तरतीब दी थी, जिनमें से 3 पार्टियों की तरफ से उसे कामयाबी की उम्मीद मिल चुकी थी। चौथी पार्टी उसकी अपनी थी। 2 पार्टियां अलबत्ता अभी तक मतलूबा आदमियों की वापसी की मुंतजर थीं। उनके सरगना गिरफ्तार हो चुके थे, इसलिए इन आम एजेंटों की आतिफ को इतनी ज्यादा परवाह नहीं थी। दूसरी दफा उसने रॉ के सेटअप पर कारी जरब लगाई थी। घड़ी पर निगाह डालने पे उसे रात के 10 बजते दिखाई दिए, मगर हिना की बात को टालना भी उसके बस में नहीं था। वो उसके घर की तरफ बढ़ता गया। सबसे पहले फाजिल खान ने अपने उन आदमियों को इकट्ठा किया जो उसकी गिरफ्तारी के बाद मंजर से गायब हो गए थे। उसके बाद उसने नूरल के जरिए दर्जन भर नए बंदे भी अपने गिरोह में शामिल कर लिए, क्योंकि उसके 5-6 बंदे इस्माइल के हाथों हलाक हो गए थे। 2 आदमी उसने खुद मरवाए थे। 2-3 आदमी ब्लैक वाटर के हाथों अंजाम को पहुंचे थे, जबकि मुल्क दुश्मन सरगर्मियां जारी रखने के लिए उसे आदमियों की शिद्दत से जरूरत थी। अपनी बेटी की हिफाजत और उसकी हरकत पर नजर रखने के लिए उसने 4 आदमी मुहाफिज के तौर पर उसके साथ मुकर्रर कर दिए। लेकिन वो सिर्फ एक दफा घर से बाहर निकली थी और बाजार से मोबाइल वगैरह की खरीदारी के बाद वापस आ गई थी। अपनी सहेली के साथ अलबत्ता वो काफी देर मसरूफे गुफ्तगू रही थी और फाजिल खान जानता था कि वो किस मसले पर सर खपा रही हैं। शाम का खाना भी उसने कमरे में किरण के साथ मिलकर खाया था और फिर किरण के रुखसत होने के थोड़ी देर बाद वो उसकी ख्वाबगाह में घुस गया। वो मोबाइल पे किसी से बात कर रही थी। फाजिल खान का अंदर दाखिल होना और उसका राब्ता मुनक़ता करना इकट्ठे हुआ था। शायद वो बात मुकम्मल कर चुके थे। उसे देखते ही वो जल्दी से खड़ी हो गई। आए पापा। फाजिल खान ने नजर भर कर उसे देखा। उसे महसूस हुआ कि वो बहुत बड़ी हो गई है। बैठो गुड़िया। वो उसके साथ ही चारपाई पर बैठ गया। तबीयत कैसी है अब? वो बोली, ठीक हूँ पापा। सेठ बोला, अच्छा बेटी, मैं एक जरूरी बात करने आया हूँ। उसके लहजे में पहले वाली घन गरज और तंतना मफकूद था। वो धीरे से बोली, जी पापा हुक्म करें। सेठ फाजिल बोला, गुड़िया पता है ना, पिछले दिनों हालात काफी खराब रहे हैं और इस दौरान अगर मुझे कुछ हो जाता तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं अधूरी छोड़ जाता। पापा की जान, तुम्हें पता होगा कि बेटियां पराया धन होती हैं और वालिदैन के लिए बेटी को रुखसत करना जितना मुश्किल और गिरा मरहला है उतना ही जरूरी भी है। अगर वालिदैन चाहें भी तो उसे सारी जिंदगी अपने पास नहीं रख सकते। तुम्हें आज नहीं तो कल पराए घर जाना पड़ेगा। पहले मैं इस बात पर इतना ध्यान नहीं देता था, जबकि तेरी माँ नेकबख्त मुझे हर वक्त इस बात का एहसास दिलाती रहती थी और मैं उसकी बातों को हंसी मजाक में टाल देता था। पर अब मुझे एहसास हो रहा है कि वो हक पर थी। मौत और हयात का कोई पता नहीं। मैं तो यूं भी दुश्मनदार आदमी हूँ और मौत के फरिश्ते के अलावा भी कुछ लोग मेरी घात में हैं। इसलिए चंदा, मैं तेरी पसंद पूछने आया हूँ। अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो उसे बता दो कि वो अपने वालिदैन को हमारे पास भेजे। अगर रिश्ता तुम्हारे लायक हुआ तो हमें कोई एतराज नहीं होगा, और अगर तुम्हारी कोई पसंद नहीं है तो भी बता दो ताकि हम कोई और फैसला करें। उस वक्त हिना को महसूस हुआ कि किरण का तज्जिया बिल्कुल ठीक था। सेठ फाजिल उसकी शादी के बारे में संजीदा था। वो धीमे लहजे में बोली, पापा मैंने शादी नहीं करनी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। कराची के इलाके का इलाहाबाद फ्लाईओवर के करीब धमाका।
روشنی کے شہر کراچی کو تاریک کرنے کی سازشیں بے نقاب، بھارتی ایجنسی را کی چال بازیاں، مکاریاں، ایک ایسے نوجوان کی داستان جسے حالات نے دہشت گرد بننے پر مجبور کیا، بدنام زمانہ ایجنسی بلیک واٹر کے غلیظ دھندے، پاکستانی ISI کے کارنامے، ملک کی خاطر قربانیاں، سنائپر اور بھگوڑا کے بعد پیش خدمت ہے ریاض عاقب کوہلر کا ایک اور شاہکار ناول دلدل۔